Hello everyone. So let us begin chapter number 1, the end of bipolarity. मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि भाई ये चैप्टर पढ़ने से पहले एक बार इससे पहले वाला चैप्टर पढ़ लेना। क्या होगा चैप्टर 1 है, पहले कौन सा होगा? तो सुनो, ये ना आपकी लेटेस्ट बुक है 2024 से 25 वाली। इससे पहले जो पुरानी किताबें होती थी उसमें चैप्टर 1 आपका कोल्ड वॉर पे होता था। ठीक है, वो कोल्ड वॉर का चैप्टर एक बार आपको स्टोरी माइंड में सेट हो जाएगी ना कि हाँ ऐसे ऐसे सिचुएशन थी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, आई माई सेल्फ गॉट 100 on 100 इन माई बोर्ड एग्जामिनेशन। तो मैंने उसके लिए एक वीडियो भी बना रखी है कि हाउ यू टू कैन ऑल्सो स्कोर 100 on 100। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी देख लेना। अब ये बिगिन करते हैं एंड ऑफ बायोपोलैरिटी। तो देखो, कोल्ड वॉर जो था बेसिकली उसके अंदर क्या सिचुएशन बन रखी थी आपकी, दो ग्रुप थे, यूएसएसआर और आपका यूएसए, राइट। यूएसएसआर बेसिकली रशिया जो है और कुछ और कंट्रीज उसके आसपास की मिला के यूएसएसआर बोलते थे उसको। तो क्या होता था, इन दोनों के बीच में ना कोल्ड वॉर चलती रहती थी, यानी कि इन दोनों के बीच में वॉर चलती थी, लेकिन वो कोल्ड थी। कहने का मतलब कोई भी वेपन्स वगैरह या कोई भी जो बॉम्ब वगैरह जो है वो यूज नहीं हुए वॉर में। फॉर एग्जाम्पल देखो, मान लो आप कोई आपका ग्रुप है, ये एक आपका दुश्मन है स्कूल में, एक उसका ग्रुप है। अगर ये आपके सामने से चले जाए और आप ऐसे क्रॉस हो जाओ अपने सामने से, तो यू विल नॉट फाइट देयर, बट आप दोनों एक दूसरे उनको घूर के देखोगे, राइट। यानी कि राइवलरी है, दुश्मनी है, बट लड़ नहीं रहे आप। उसको हम कहते हैं कोल्ड वॉर। तो ये यूएसएसआर और रशिया के बीच में थी। ठीक है, अब क्या हुआ, सॉरी, यूएसएसआर और यूएसए के बीच में बेसिकली ये थी। अब देखो, वर्ल्ड वॉर टू जब आपकी एंड होती है, वर्ल्ड वॉर टू कब होती है? 1939 से 1945, राइट। अब वर्ल्ड वॉर टू के एंड में क्या होता है, जो जर्मनी है उसकी जो कैपिटल है बर्लिन, उसको डिवाइड कर दिया जाता है बेसिकली कि भाई ये तो हो गया आपका ईस्ट बर्लिन और ये हो गया वेस्ट बर्लिन। जो ईस्ट बर्लिन के इधर वाला जो एरिया है, अगर हम देखें यूएसएसआर वगैरह है, मैप पे आप देखोगे यहाँ पे आपका यूएसए वगैरह है। तो बर्लिन वॉल जो थी, वहां पे एक वॉल कंस्ट्रक्ट कर दी गई थी बर्लिन को डिवाइड करने के लिए आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, तो बेसिकली 1961 में वो बनाई गई थी आपकी बर्लिन वॉर। ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन को सेपरेट करा था, और ये 150 किलोमीटर लंबी वॉल है। 28 साल तक ये खड़ी रही थी, एंड इट वाज अ सिंबल बिटवीन योर कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट वर्ल्ड। जो यूएसए वगैरह है ये आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फेवर करते थे, और यूएसएसआर जो है यहाँ पे ये आपका बेसिकली सोशलिस्ट इकोनॉमी को जो है फेवर करते थे, राइट। रिकॉर्डिंग हो रही है ना? यस, ओके, ठीक है। तो 9 नवंबर 1989 को इस दीवार को तोड़ दिया गया था। उससे क्या हुआ, जब भाई बर्लिन में दीवार टूट गई, तो यानी कि वेस्ट बर्लिन या वेस्ट जर्मनी और ईस्ट बर्लिन या ईस्ट जर्मनी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, राइट। ये ईस्ट है इधर, ये वेस्ट है, राइट। कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहा, तो इसका मतलब जर्मनी क्या हो गया, यूनिफाई हो गया। जर्मनी यूनिफाई हो गया, और इससे क्या हुआ, जो आपका ये कम्युनिस्ट ब्लॉक था ना यूएसएसआर, ये हार गया, और यूएसएसआर जो है वो डिसइंटीग्रेट हो गया, और यूएसएसआर से निकल के आपका जो देश है रशिया आजकल, वो बन गया, राइट। अब देखो भाई, लड़ाई थी इन दोनों के बीच में, यूएसए और यहाँ इनसे यूएसएसआर के बीच में। अब ये जो डिसइंटीग्रेट हो गया, टूट गया, तो ये हार गए। जीता कौन? यूएसए। तो यूएसए को हम बोलते हैं बेसिकली आपका फर्स्ट वर्ल्ड। क्या बोलते हैं? फर्स्ट वर्ल्ड। जो यूएसए है और जो यूएसए के सपोर्टर्स हैं उसको हम बोलते हैं फर्स्ट वर्ल्ड, और जो यूएसएसआर है और जो उसके सपोर्टर्स हैं उनको हम बोलते थे सेकंड वर्ल्ड। ठीक है, सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज बेसिकली। तो क्या हुआ आपका, यूएसएसआर जो है वो डिसइंटीग्रेट हो गया। इस तरह से जो आपकी कोल्ड वॉर है वो खत्म हो गई। अब क्या इसमें मिलिट्री एक्शन यूज हुए थे? नहीं। तो कोल्ड वॉर जो है वो खत्म कैसे हुई, जब आपका यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ। और वो स्टार्ट कैसे हुआ डिसइंटीग्रेट होना, जब बर्लिन वॉर जो है वो तोड़ी गई लोगों द्वारा। तो जो है कोल्ड वॉर वो खत्म कैसे हुआ, बाय अ रिजल्ट ऑफ मास एक्शन ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन। ठीक है, तो देखो ये जो बुक है आपकी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की, इसको हम पढ़ते कैसे हैं? पहले तो भाई चैप्टर हम पढ़ते हैं एंड ऑफ बायोपोलैरिटी। ये बायोपोलैरिटी क्या है, राइट। बायोपोलैरिटी यानी कि पोलर क्या होता है, साउथ पोल नॉर्थ पोल हो गए, दो पोल हैं। बाय मतलब दो, तो भाई दो पोल है, यानी कि एक जगह हो गया यूएसए, एक जगह हो गया यूएसएसआर। बायपोलर, ये दोनों सुपर पावर देखे जाते हैं देश में। कौन जीतेगा? कोल्ड वॉर हुई, लास्ट में कौन जीता? यूएसए। ठीक है, तो इस बुक में हम करते कैसे हैं भाई, पहले तो हमने टॉपिक पढ़ लिया कि बायोपोलैरिटी कैसे खत्म हुई, जब आपकी बर्लिन वॉर जो है इसको तोड़ दिया गया। ठीक है, हमने पढ़ लिया। अब हम जब इस चैप्टर के लास्ट में जा रहे होते हैं, तो हम पढ़ रहे होते हैं बेसिकली इंडिया से क्या चल रहा था उस टाइम पे, इंडिया को क्या फर्क पड़ा इसके बायोपोलैरिटी खत्म होने से, ये सब कुछ हम देखते हैं लास्ट में। ठीक है, अब देखो सोवियत यूनियन जो है, वही जो मैंने आपको यूएसएसआर बताया था, जिसके जो है यूएसए के साथ कोल्ड वॉर चल रही थी, यूएसएसआर। ठीक है, उसकी फुल फॉर्म क्या थी? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। ठीक है, अब हम पहले ये पढ़ने से पहले जो ये बॉक्सेस आपको दे रखे हैं वो करा दूं। ये बेसिकली लीडर्स ऑफ द सोवियत यूनियन है।
सोवियत यूनियन है क्या? यूएसएसआर। तो जो ये इधर वाला जो था आपका यूएसएसआर, अगर मैं आपको दिखाऊं, जस्ट चेक इट आउट, यूएसएसआर, राइट। मैप पे अगर हम देखते हैं तो या जस्ट अ सेकंड, सी दिस इज योर यूएसएसआर। तो ये जो रशिया है और ये बाकी के उसके आसपास के जो नेशन है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो हैं, जरा की कजाकिस्तान वगैरह, ये सारा यूएसएसआर आपका बेसिकली उस टाइम पे था। ठीक है, तो भाई अब इस यूएसएसआर को कौन लोग रूल करते थे, कौन इसके लीडर्स थे, वो जरा मैं आपको पहले दिखा देती हूँ। तो फर्स्ट जो थे वो थे आपके व्लादिमीर लेनिन। बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी इन्होंने बनाई थी। रशियन रेवोल्यूशन जो हुआ था 1917 का, हिस्ट्री में आप पढ़ते हो इसको, उसके ये लीडर थे और मार्क्सिज्म को ये फॉलो करते थे। एंड ही इज द इंस्पिरेशन ऑफ कम्युनिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। सुना ही होगा आपने लेनिन, ठीक है, सुना ही होगा ये नाम। इनके बाद जो आते हैं वो आपके आते हैं जोसेफ स्टालिन। तो लेनिन के सक्सेसर थे। जब यूएसएसआर का, सोवियत यूनियन का कंसोलिडेशन हो रहा था, उसको इन्होंने लीड किया था। इंडस्ट्रियलाइजेशन इन्होंने यहाँ पे करी थी। कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन्होंने किया था। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में रशिया जीती थी। रशिया देखो, सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे दो तरह की आपके ग्रुप्स थे, उन ग्रुप्स का नाम है वो कमेंट में बताना। और रशिया कौन से ग्रुप का मेंबर था वो मेरे को बताना, ठीक है। ग्रेट टेरर जो हुआ था 1930s में, वो क्या होता है कमेंट्स में बताना मेरे को। उसको लीड भी इन्होंने ही करा था। ऑथोरिटेरियन का रूल था। इसके बाद जो आते हैं वो आप कहते हैं निकिता खुशरेव। इन्होंने जो है, जो स्टेलिन की लीडरशिप थी ना, जो भी स्टेलिन की सोच थी, लीडरशिप थी, उसको इन्होंने डिनाउंस किया था और कुछ रिफॉर्म्स लेके आए थे 1956 में, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस विद द वेस्ट। और इन्होंने इवन हंगरी का जो पॉपुलर रेबिलियन था उसको सप्रेस किया था। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो थे उसको भी सप्रेस किया था। अब जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस है भाई, चैप्टर 1 पर रखा हुआ, कोल्ड वॉर तो आपको आ जाएगा, ठीक है, काफी है, 5-10 मिनट का कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ तो नहीं समझा सकती, तो वो पहले वाली वीडियो देख लेना, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ओके, इसके बाद जो है वो है लियोनाइड, एक सेकेंड, आफ्टर योर निकिता खुशरेव नेक्स्ट है लियोनाइड, ठीक है। तो एशिया कलेक्टिव, एशियन कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम ये लेके आए थे। चेकोस्लोवाकिया जो में पॉपुलर रेबिलियन था चेकोस्लोवाकिया में, वो इन्होंने सप्रेस किया था। भाई इसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं आती मेरे को, इससे नहीं बोली, और देख लेना, ब्रेज़नेव, चेक कर लेना एक बार प्लीज। ओके, अफगानिस्तान को इन्वेड भी इन्होंने किया था। ओके, उसके बाद थे मिखाइल गोर्बाचेव, लास्ट लीडर थे सोवियत यूनियन के, ध्यान रखना। इन्होंने जो है दो तरह की जो है इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लेके आए थे, ये आपको ध्यान रखने हैं, ये क्वेश्चन से बन जाता है, नहीं भी बनेगा तो आप इसको लिख सकते हैं अपने कहीं ना कहीं आंसर राइटिंग में। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आए थे ये, प्रेस्टोरिका जिसको हम कहते थे, इसका मतलब रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ यूएसएसआर। और पॉलिटिकल रिफॉर्म से ग्लास नॉट ओपननेस यहाँ पे इन्होंने थी। इन्होंने जो है सोवियत ट्रूप्स को, अब जो अफगानिस्तान में भेजे गए थे, तालिबान का सारा कंसेप्ट आपको पता होगा, यहाँ पे इन्होंने जो है इन्वेड किया था, पॉपुलर रेबिलियन वहाँ पे जो बेसिकली था, ये इन्होंने जो है वापस निकाल दिए थे अपने ट्रूप्स वहाँ से। और इन्होंने यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में हेल्प करी थी। ही वाज ब्लेम्ड फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, इनको ही ब्लेम किया गया था फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, ठीक है। लीडर्स ऑफ सोवियत यूनियन, बोरिस स्टालिन, बोरिस येल्टसिन जो है, ये बेसिकली फर्स्ट प्रेसिडेंट थे रशिया के, ठीक है। रोज टू पावर इन कम्युनिस्ट पार्टी। जो आपके ये है गोर्बाचेव, मिखाइल गोर्बाचेव, इन्होंने ही इनको मेयर बनाया था मॉस्को का। मॉस्को रशिया की कैपिटल है आज के टाइम पे। एंड ही प्लेड अ की रोल इन डिसॉल्विंग सोवियत यूनियन एंड ही वाज ब्लेम्ड फॉर द हार्डशिप बाय रशियंस इन देयर ट्रांजिशन। जब रशिया जो है वो अपना कम्युनिज्म के कैपिटलिज्म में शिफ्ट कर रहा था, तो जो हार्डशिप सफर हुई थी लोगों से, उसके जिम्मेदार बोरिस येल्टसिन थे। वहां की जो जनता है उसने ये बोला था। अब देखते हैं बेसिकली सोवियत यूनियन क्या था, यूएसएसआर क्या था। तो जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशन हुआ था रशिया में 1917 में, उसके बाद यूएसएसआर बन के आया था। इस रेवोल्यूशन का एम था सोशलिज्म, कैपिटलिज्म को नहीं फॉलो करते थे, एग्लिटेरियन सोसाइटी बनाना, ठीक है। स्टेट को जो है ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, पार्टी, इंस्टीट्यूशन ऑफ पार्टी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, प्राइवेट प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं थी, इक्वालिटी पे इनको काम करना था, कोई भी अपोजिशन पार्टी यहाँ पे अलाउड नहीं थी। जो इकोनॉमी थी इट वाज कंट्रोल्ड बाय स्टेट, और प्लान्ड इकोनॉमी थी, स्टेट ही सारे रूल्स बनाएंगी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो आपकी ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज हैं, that the Soviet army had liberated from the fascist forces under the control of the came under the control of USSR। fascist का मतलब क्या होता है मेरे को कमेंट्स में बताना, बहुत इजी टर्म है और ऑब्वियसली कुछ आप भी सर्च करो, ठीक है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, अब देखो ये आपका यूरोप है, राइट, मान लो ये ईस्ट, ये वेस्ट यूरोप। तो जो ईस्ट यूरोप की कंट्रीज जो कि फेसिस्ट फोर्सेस
का रूल था यहाँ पे, उससे यूएसएसआर ने इनको लिबरेट कराया और अपने हिस्से में जोड़ लिया। तो यूएसएसआर में कौन सी कंट्रीज थी? ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी, ठीक है। जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम था इन सारी कंट्रीज का, दे वर मॉडल्ड अंडर यूएसएसआर, कि भाई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, ये सब, ठीक है। तो इस ग्रुप ऑफ कंट्रीज को हम बोलते थे सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज या सोशलिस्ट ब्लॉक। और वॉर्सो पैक्ट एक मिलिट्री अलायंस था दैट हेल्ड देम टुगेदर एंड द यूएसएसआर वाज अ लीडर। अब देखो भाई, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज यूएसए और उसके सपोर्टर्स, उन्होंने एक ट्रीटी साइन करी, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई नेटो, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज और उसके सपोर्टर्स, और सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज के सपोर्टर्स कौन थे? बेसिकली ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज। तो ये यूएसएसआर है, और यूएसएसआर के सपोर्टर्स कौन है? ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज। तो इसको क्या बोलेंगे हम? सेकेंड वर्ल्ड या सोशलिस्ट ब्लॉक। और इसने जो पैक्ट बनाया, जो ऑर्गेनाइजेशन अपनी बनाई, उसको हम कहते हैं वॉर्सो पैक्ट, ठीक है। इसने यूएस से उसके सपोर्टर्स कौन है? वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज। उन्होंने जो बनाया अपना पैक्ट या ऑर्गेनाइजेशन, वो थी नेटो। और ये मैं आपको पिछले चैप्टर में करा चुकी हूँ, इसलिए बार बार बोल रही हूँ, पिछला चैप्टर देख लो, ठीक है। वॉर्सो पैक्ट का हेड था यूएसएसआर, नेटो का हेड कौन था? यूएसए, ठीक है। सोवियत यूनियन जो है वो एक ग्रेट पावर बन गया था आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सोवियत इकोनॉमी जो है वो बहुत ज्यादा मतलब डेवलप थी ऑब्वियसली, और इट वाज मोर डेवलप्ड देन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट यूएस। यानी कि सबसे टॉप पे इकोनॉमी थी यूएस की, उसके बाद थी सोवियत इकोनॉमी यूएसएसआर की। वास्ट कम्युनिकेशन नेटवर्क थे, वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज है यहाँ पे, ऑयल, आयरन, स्टील, मशीनरी प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट सेक्टर काफी अच्छा था। इवन इसके रिमोटेस्ट एरिया तक जो है ट्रांसपोर्ट था, एफिशिएंसी ट्रांसपोर्ट में बहुत ज्यादा थी। डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री थी यहाँ पे रशिया में, जो पिन से लेके कार तक सब कुछ रशिया में जो है बेसिकली वो ही बनाती थी, ठीक है। उनकी क्वालिटी बेसिक जो यूएस से है उससे मैच नहीं करती थी, बट यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज थी वो काफी ज्यादा थी, ठीक है। जो सोवियत स्टेट है बेसिकली, जो यूएसएसआर है वो, जो यूएसएसआर है, इट एंश्योर्ड अ मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर लिविंग फॉर ऑल सिटीजन। गवर्नमेंट ने जो है हेल्थ, एजुकेशन, चाइल्ड केयर, वेलफेयर स्कीम सब्सिडी दे रखी थी। क्यों? क्योंकि ये इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट पे बेसिकली फोकस करते थे। स्टेट ओनरशिप यहाँ पे डोमिनेंट फॉर्म ऑफ ओनरशिप थी। लैंड जो है, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है देश में, वो सारे स्टेट, वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो ऑन करती थी। ओनरशिप राइट्स लोगों के पास नहीं थे भाई, प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ नहीं था। सोवियत सिस्टम जो है बहुत ज्यादा ब्यूरोक्रेटिक था, आपको दिख ही रहा होगा भाई क्या क्या कर रहे हैं लोग, राइट। बहुत ज्यादा अथॉरिटेरियन भी था, जिसकी वजह से सिटीजन की जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रही थी। डेमोक्रेसी वहाँ पे नहीं थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच वहाँ पे नहीं था, ठीक है। लोग जो है कुछ अपनी मर्जी का बोल नहीं सकते थे, ठीक है। तो सोवियत स्टेट को जो है एक रिफॉर्म चाहिए था। द वन पार्टी सिस्टम रिप्रेजेंटेड most of the institutions of Soviet state needed reform. The one party system represented by Communist Party of the Soviet Union had tight control over all institutions and was again accountable to people. ठीक है, ओके। तो भाई एक ही पार्टी थी, अपोजिशन पार्टी वो है नहीं, और वो पार्टी कुछ भी करे उसकी मर्जी, कोई मतलब नहीं लोग क्या बोल रहे हैं कुछ, ठीक है। तो बेसिकली बिल्कुल अथॉरिटेरियन रूल जो है वो एस्टैब्लिश कर रखा था इस पार्टी ने यहाँ पे यूएसएसआर में। लोग जो है वो बहुत ज्यादा तंग थे, ठीक है। The party had also refused to recognize the urge of people in 15 different republics that formed the Soviet Union to manage their own affairs, including their cultural affairs. क्या था? जो यूएसएसआर है वो बेसिकली बहुत सारे देश को मिला के आपका एक पूरा बड़ा सा बना हुआ था टेरिटरी, राइट। तो वहाँ क्या था? डिमांड थी कि भाई जो हर एक आपका स्टेट है उसके अंदर एडेड है, उनको आप थोड़ी सी राइट दे दो, जैसे कि अपने अफेयर्स पे खुद डिसीजन बना सके स्पेशली अपने कल्चरल अफेयर्स पे। लेकिन उस कम्युनिस्ट पार्टी ने मना कर दिया कि भाई नहीं, आप ये नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप जैसे देखो तो रशिया जो है वन ऑफ द 15 रिपब्लिक दैट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द यूएसएसआर। अगर आप देखोगे तो भाई 15 रिपब्लिक बनी आपकी, एक रशिया है उनमें से, और बाकी ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज है कुछ, उनको मिला के आपकी 15 रिपब्लिक बन गई। इन 15 का जो ग्रुप है उसको हम यूएसएसआर बोलते थे, लेकिन हम यहाँ पे रूल कौन कर रहा है? कम्युनिस्ट पार्टी, सोवियत यूनियन, राइट। तो रशिया जो है वो डोमिनेटेड था। तो जो बाकी देश के लोग थे, बाकी स्टेट के लोग थे, दे ऑफन फेल्ट नेग्लेक्टेड एंड सप्रेस्ड, ठीक है। अब आर्म्स रेस की अगर हम बात करें तो सोवियत यूनियन जो है इट मैनेज टू मैच द यूएस फ्रॉम टाइम टू टाइम बट एट ग्रेट कॉस्ट। एंड सोवियत यूनियन इसकी वजह से कि उनका था कि आर्म्स रेस क्या होती है कि यूएसए के पास ज्यादा वेपन्स हैं, एक यूएसएसआर के पास ज्यादा वेपन्स है। तो उसके अंदर क्या यूएसएसआर क्या कर रहा था भाई? वो खर्चा इसी पे कर रहा था, वेपन्स बनाने में, डिफेंस सिस्टम क्रिएट करने में। तो जो सोवियत यूनियन है उसकी टेक्नोलॉजी, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है,
और जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक एस्पिरेशंस है सिटीजंस की उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही लो क्वालिटी की थी एज कम्पेयर टू योर यूएसए। ठीक है, उसके बाद जो सोवियत इन्वेजन था अफगानिस्तान का इन 1979, उसकी वजह से उनका पैसा बहुत सारा अफगानिस्तान में खर्च हो रहा था, तो जो सिस्टम था यूएसएसआर का वो और ज्यादा वीक होने लग गया था। जो वेजेस हैं दे कंटिन्यू टू ग्रो, प्रोडक्टिविटी एंड टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत कम थी आपकी एंड कम्पेयर टू दैट ऑफ द वेस्ट। तो कंज्यूमर गुड्स जो है उसकी शॉर्टेज होने लगी, फूड इंपोर्ट्स यहाँ पे बढ़ने लगे, तो सोवियत की जो इकोनॉमी है इट वाज फ्लैटरिंग इन 1970 की भाई ग्रो नहीं कर रही थी और धीरे धीरे वो स्टेगनेंट बनी। राइट, तो सोवियत यूनियन के बारे में हमने पढ़ा कि भाई इक्वालिटी, सोवियत रेवोल्यूशन, सोशलिस्ट रेवोल्यूशन, 15 स्टेट का ग्रुप था ये, बट लीड कर रहा था रशिया। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या होता है, सेकेंड वर्ल्ड क्या होता है, वॉर्सो पैक्ट क्या होता है, क्या क्या रिसोर्सेज यहाँ पे है, क्या रूल्स थे इनके यहाँ पे, लाइफ जो है सिटीजन्स के लिए डिफिकल्ट क्यों थी, और इक्वालिटी के लिए क्या कर रहे थे ये, यहाँ पे स्कीम्स लेके आ रखे थे, हेल्थ एजुकेशन, चाइल्ड केयर और आपका वेलफेयर स्कीम्स पे। राइट, तो ये तो समझ में आया, लीडर्स वगैरह पढ़ा चुकी हूँ। अब हम देखते हैं, आपको समझ में आ रहा है भाई धीरे धीरे जो है ये जो है वेस्ट से अच्छे नहीं है, टेक्नोलॉजी भी इतनी अच्छी नहीं है जितनी वेस्ट की अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी इनका इतना अच्छा नहीं है, आर्म्स रेस में फंसे हुए हैं, अफगानिस्तान में पैसे लगा रहे हैं, इकोनॉमी जो है वो स्टेगनेंट हो गई थी, बिल्कुल ग्रोथ नहीं हो रही थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जो मिखाइल गोर्बाचेव थे जो कि जनरल सेक्रेटरी थे यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी के सोवियत यूनियन में 1985 में, उन्होंने सोचा कि भाई कुछ रिफॉर्म्स लेके आते हैं जिससे कि जो ये इकोनॉमी है उसको हम ग्रो कर सके, सिस्टम को अपने यहाँ पे चेंज कर सके। और जो रिफॉर्म्स थे वो नेसेसरी भी थे क्योंकि भाई हमारे यहाँ पे यूएसएसआर अब्रेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन नेसेसरी भी थे क्योंकि भाई इनके यहाँ पे क्या था, टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं था, तो अगर वेस्ट के कंपैरिजन में आपको ग्रो करना है तो ऑब्वियसली अपनी टेक्नोलॉजी आपको अच्छी बनानी पड़ेगी, इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन लेके आने पड़ेंगे। ठीक है, तो गोर्बाचेव का जो डिसीजन था इट वाज टू नॉर्मलाइज रिलेशंस विद द वेस्ट और डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं कुछ ऐसे रिफॉर्म्स लेके आए। ठीक है, एंड रिफॉर्म द सोवियत यूनियन हैड सम अदर इफेक्ट्स दैट नीदर ही नॉर एनीवन एल्स इंटेंडेड और एंटिसिपेटेड। किसी ने सोचा नहीं था कि यार अगर ये इतने अच्छे अच्छे रिफॉर्म्स भी लेके आते हैं, तो रिफॉर्म्स तो अच्छे हैं भाई, डेमोक्रेसी है, नॉर्मलाइज कर रहे हैं रिलेशन को आप, राइट, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन लेके आ रहे हैं, इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन लेके आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो ये है ये अच्छा है काफी ज्यादा इनका रूल्स या रिफॉर्म्स वगैरह। लेकिन इसके बाद जो इफेक्ट हुए इसके, वो ना तो इन्होंने सोचे थे कि ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये यूरोप है, ये ईस्ट यूरोप है, तो जो लोग थे ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज में वर द पार्ट ऑफ योर सोवियत ब्लॉक, इन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था अगेंस्ट देयर ओन गवर्नमेंट एंड सोवियत कंट्रोल। ठीक है, पास्ट में क्या था, जो सोवियत यूनियन है अंडर गोर्बाचेव इट डिड नॉट इंटरवीन व्हेन द डिस्टर्बेंसेस अकर्ड इन द कम्युनिस्ट regimes collapsed one after another. The developments say they were accompanied by a rapidly crisis within the USSR and hastened its disintegration. जो इनकी पॉलिसीज थी उसकी वजह से इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिफॉर्म, डेमोक्रेटाइजेशन देश में आया और रिफॉर्म्स आर अपोज्ड विद इन द कम्युनिस्ट लीडर्स। समझ में आया कि भाई ये रिफॉर्म्स लेके आए और इनको इनको पता लग गया कि भाई डेमोक्रेसी क्या होती है, जो यहाँ ईस्ट यूरोप के लोग हैं इन्हें पता लग गया डेमोक्रेसी क्या होती है, इनके रिफॉर्म्स लिए आए ऐसे काफी लिबरलाइज रिफॉर्म्स ये लिए आए गोर्बाचेव, तो अब इन लोगों को पता लग गया कि भाई डेमोक्रेसी जो है वो काफी ज्यादा अच्छी है, तो इन्होंने क्या कर दिया, प्रोटेस्ट करने स्टार्ट कर दिया कि भाई हमें नहीं चाहिए सोवियत यूनियन, हमें तो डेमोक्रेसी ही चाहिए। ठीक है, तो इवन जो रशिया में यूएसएसआर में बाकी जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उन्होंने भी अपोज किया कि यार ये कैसे रिफॉर्म्स है डेमोक्रेसी के, हम तो इसे कभी फेवर ही नहीं करते थे, फॉलो ही नहीं करते थे। अभी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स कौन कौन से थे, प्रिस्टोरिका, अभी बताया था मैंने आपको, प्रिस्टोरिका और एक ग्लास नोट, जस्ट चेक इट आउट, ये रहा प्रिस्टोरिका एंड ग्लास नोट। ठीक है, ये रिफॉर्म्स बेसिकली लेके आए थे, तो उससे क्या हुआ वो आपको दिख ही रहा है, राइट। उसके बाद एक कू प्लेस हो गया, देखो COUP है स्पेलिंग, उसको कूप नहीं बोलते, कू बोलते हैं। 1991 में यहाँ पे एक कू हो गया था विच एनकरेज्ड बाय कम्युनिस्ट पार्टी हार्डलाइनर्स, जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे उन्होंने इसको एनकरेज किया था कि भाई इनको जो है सत्ता से हटाना है, मिखाइल गोर्बाचेव को। जो लोग हैं उस टाइम उन्होंने फ्रीडम टेस्ट कर लिया था और अब वो वापस से ओल्ड स्टाइल कम्युनिस्ट रूल नहीं चाहते थे। तो जो बोरिस येल्टसिन है जिनके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, बोरिस येल्टसिन, ही emerged as a national hero in opposing this coup। ठीक है, रशियन रिपब्लिक जो है जहाँ पे येल्टसिन एक पॉपुलर इलेक्शन वन करे थे, he began to shake off the centralized control। तो पावर जो है शिफ्ट हो रही थी सोवियत यूनियन सेंटर से द रिपब्लिक्स, स्पेशली इन मोर यूरोपियनाइज्ड पार्ट ऑफ द सोवियत यूनियन व्हिच सॉ देमसेल्व्स as sovereign state। तो समझ में आया क्या हो रहा है आपको,
जो आपका भाई ये ईस्टर्न यूरोप है, उन लोगों को पता था फ्रीडम क्या होती है, डेमोक्रेसी क्या होती है, क्योंकि गोर्बाचेव ने ऐसे रिफॉर्म्स लेके आ गए थे। वो इन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया कि भाई हमें तो नहीं चाहिए ये सोवियत कंट्रोल डोमिनेंट वाला अथॉरिटेरियन रिजीम, हम नहीं चाहते। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, अब कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स भी इनसे नाराज थे गोर्बाचेव से कि यार ये कैसे आप रिफॉर्म्स लेके आओ, तो उन्होंने क्या कर दिया, एक मिलिट्री कू कर दिया, एक कू कर दिया 1991 में कि भाई इनको जो है सत्ता से हटाओ। और वो कू किसने सपोर्ट किया था, कम्युनिस्ट पार्टी हार्डलाइनर्स ने, राइट। तो उससे क्या हुआ, फिर कू हो गया तो ये हट गए भाई अपना पावर से। ठीक है, साथ साथ क्या चीज हुई आपकी, जो ये ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज है, ये जो है अपनी इंडिपेंडेंट कंट्रीज बनना चाहती थी। लेकिन जो आपकी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक थी, मैंने आपको बोला था ना, मैप दिखाया था अभी आपको कि भाई उसके अंदर जो आपकी ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, साथ में जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज थी, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान वगैरह, इन कंट्रीज ने नहीं मानी इंडिपेंडेंस। ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज तो सेपरेट हो गई, लेकिन जो ये कंट्रीज थी सेंट्रल एशियन कंट्रीज, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, इन्होंने इंडिपेंडेंस नहीं मांगी। ये चाहते थे कि हम सोवियत यूनियन के साथ ही रहें। ठीक है, दिसंबर 1991 में येल्ट्सिन की लीडरशिप में, इंपॉर्टेंट है ये लाइन यहाँ पे ध्यान से सुनना, येल्ट्सिन की लीडरशिप में रशिया, यूक्रेन और बेलारूस, सबसे पहले कौन कौन से हुए थे आजाद, रशिया, यूक्रेन और बेलारूस जो है, जो तीन मेजर रिपब्लिक्स है यूएसएसआर के, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि भाई सोवियत यूनियन जो है वो डिसबैंडेड हो गया है। तो कम्युनिस्ट पार्टी जो है सोवियत यूनियन की, उसको बैन कर दिया गया। कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी जो है वो अडॉप्ट करी गई थी एज द बेसिस फॉर द पोस्ट सोवियत रिपब्लिक्स। तो डिसइंटीग्रेशन जो हुआ था यूएसएसआर का, साथ साथ फॉर्मेशन हुआ था कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। इट केम एज अ सरप्राइज टू अदर रिपब्लिक, सब सोचते थे अरे भाई एकदम ऐसा कैसे हो गया, राइट, especially to the Central Asian ones. Okay, exclusion of these republics was an issue that was quickly solved by making them founding members of CIS. That is your Commonwealth of Independent States. अब ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री से सेपरेट हो गई। अब जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, बाकी जो रिपब्लिक्स थे, वो क्या सोच रहे हैं ये एकदम से कैसे डिसइंटीग्रेशन की डिक्लेरेशन कर दी इन्होंने और एकदम से कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स बना दिया। अभी नाराज हो गए कि हमें तो कुछ पता ही नहीं चलता भाई यहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो इसीलिए इन लोगों को फाउंडिंग मेंबर्स बना दिया गया ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, CIS। और रशिया जो है एक्सेप्ट करा गया कि भाई रशिया जो है वो आपका सोवियत यूनियन का सक्सेसर है। और सोवियत जो है, सोवियत यूएसएसआर जो सी सीट थी कहाँ पे, आपका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। अब उसके अभी सक्सेसर कौन बन गया, रशिया। जो सीट है वो किसको मिलेगी, रशिया को। रशिया ने जो है सारे इंटरनेशनल ट्रीटीज और कमिटमेंट्स जो है वो ले लिए जो कि सोवियत यूनियन के थे। अब सोवियत यूनियन का सक्सेसर रशिया है तो उसकी सारी ट्रीटीज कमिटमेंट्स किसके पास आ जाएंगी, रशिया के पास आ जाएंगी, right? And it took over as the only nuclear state of post-Soviet space and carried out some nuclear disarmament measures with the US. जो old Soviet Union था, it was thus dead and buried. जो लास्ट की लाइन है इसको आप आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो कि भाई जो आपका ये सोवियत यूनियन है, it was finally dead and buried. You can use this line. ठीक है, अब दो टॉपिक्स करवा चुके हूँ मैं, समझ में आ गए होंगे कि सोवियत यूनियन है क्या, बेसिकली बर्लिन वॉल का क्या कॉन्सेप्ट है, लीडर्स यहाँ पे जो है वो मैंने आपको बता दिए। गोर्बाचेव जो उसने रिफॉर्म्स लेके आए थे, उससे ईस्ट यूरोपियन कंट्री सेपरेट हो गई, एक कू हो गया, कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स खुश नहीं थे, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक ने इंडिपेंडेंस नहीं मांगी, फिर भी येल्ट्सिन ने 1991 में बोल दिया भाई, डिक्लेयर कर दिया इन्होंने कि भाई यूएसएसआर जो है डिसबैंडेड कर दिया, यूएसएसआर का सक्सेसर बन गया यूएसएसआर का सक्सेसर बन गया रशिया। भाई टायर्ड, आई एम सो टायर्ड। ओके, आगे देखो तो ये लाइन ध्यान रहेगी आपको, द ओल्ड सोवियत यूनियन वाज द डेड एंड बरीड। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखो, व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट। जो सोवियत यूनियन है बेसिकली वो डिसइंटीग्रेट क्यों हुआ था। ठीक है, हाउ डिड द सेकंड मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड सडनली डिसइंटीग्रेट। This is a question worth asking, not just to understand the Soviet Union, but also the end of communism, but also because it is not the first and many, not to be the last political system to collapse. While there are unique features of the Soviet collapse, there may be more general lessons that we can draw from this very important case. अब देखो भाई, इंटरनल वीकनेस यहाँ पे बेसिकली थी, है ना, इंटरनल वीकनेस थी यहाँ के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस की, एस्पिरेशंस ऑफ पीपल वर नॉट मेट, इसकी वजह से जो है कोलैप्स हुआ इस सिस्टम का। इकोनॉमिक स्टेग्नेशन थी, उसकी वजह से कोलैप्स हुआ इसका। ठीक है, व्हाई डिड द सिस्टम बिकेम सो वीक एंड व्हाई डिड द इकोनॉमी स्टेग्नेट, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, ये जो अपने रिसोर्सेज है उसको यूज कर रहे थे न्यूक्लियर और मिलिट्री रिफॉर्म्स में, डिफेंस की डेवलपमेंट कर रहे थे। सैटेलाइट स्टेट्स जो थी ईस्टर्न यूरोप की, जो ईस्टर्न यूरोप के देश थे,
जो यूएसएसआर के पार्ट थे, जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स थी, उसमें ये पैसा खर्च कर रहे थे कि भाई वो हमारे साथ ही रहे। तो इसकी वजह से ह्यूज इकोनॉमिक बर्डन आ गया था यूएसएसआर के सिस्टम पे, जिससे ये कॉप अप नहीं कर पाए। एट द सेम टाइम जो ऑर्डिनरी सिटीजन थे, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है यहाँ पे कि भाई जो यहाँ के ऑर्डिनरी सिटीजन थे, उन्हें धीरे धीरे पता लग रहा था कि वेस्ट में तो बहुत ज्यादा इकोनॉमिक एडवांसमेंट है, डेमोक्रेसी है, फ्रीडम है, टेक्नोलॉजी अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो इनको लगा कि उनका सिस्टम ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो इसीलिए अभी धीरे धीरे इनको नॉलेज मिल रही थी, तो एवर लाइक कि भाई हम कहाँ जी रहे हैं, क्योंकि इनको बहुत टाइम से यही बताया जा रहा था कि हमारा सिस्टम जो है सोशलिज्म का ज्यादा अच्छा है इन इन कंपैरिजन टू वेस्टर्न कैपिटलिज्म। लेकिन जब इनको पता लगा कि भाई ये हो क्या रहा है, बैकवर्डनेस हमारे उनके सिस्टम की उन्हें पता लगी, तो इट वाज अ पॉलिटिकल एंड साइकोलॉजिकल शॉक। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये इसको आप जो है बेसिकली आंसर राइटिंग में जरूर लिख के आना। भाई इन लोगों को क्या लगा, पॉलिटिकल और एक साइकोलॉजिकल शॉक लगा। ये तो सोच रहे थे भारत देश तो बहुत आगे चल रहा है, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं, बहुत ही पीछे है। तो ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दीज रीजंस, जो सोवियत यूनियन है वो स्टेगनेंट बन गया था, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंस में भी और पॉलिटिकल सेंस में भी। कम्युनिस्ट पार्टी जो है, इट हैज रूल्ड फॉर ओवर 70 ईयर्स, इट वॉज नॉट अकाउंटेबल फॉर पीपल। भाई कुछ भी करे जा रहे हैं पार्टी वाले, लोगों से कुछ नहीं पूछ रहे हैं। अगर लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं तो प्रोटेस्ट को भी अनदेखा कर रहे हैं, नहीं, सब कुछ अपनी मर्जी से कर रहे हैं ये लोग, राइट। तो कम्युनिस्ट पार्टी जो है 70 साल से ज्यादा यहाँ पे रूल कर रही थी, तो स्टेगनेंट थी आपकी पॉलिटिकल सेंस में। जो ऑर्डिनरी पीपल हैं, देवर फेसिंग बेसिकली करप्शन में दिख रहा था कि भाई जो सिस्टम में मिस्टेक्स है उसको करेक्ट ही नहीं कर रहे हैं लोग, ठीक है। ओपननेस ही नहीं आ रही है सरकार में, सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी इतनी ज्यादा है, इतना ज्यादा ऑथोरिटेरियन रिजीम यहाँ पे था, ठीक है। और यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन था कि भाई जो पार्टी ब्यूरोक्रेट्स हैं, दे गेन मोर प्रिविलेजेस इन योर ऑर्डिनरी सिटीजंस, ठीक है। तो ये दिक्कत यहाँ पे थी, लोग जो है सरकार को ट्रस्ट नहीं कर रहे थे। फिर गॉर्बेचेव के जो रिफॉर्म्स आए, उन्होंने प्रॉमिस करा कि भाई इन प्रॉब्लम से हम डील करेंगे। उन्होंने जो है इकोनॉमी को रिफॉर्म करा, वेस्ट के साथ रिलेशन अच्छे बनाने की कोशिश करी, और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को थोड़ा सा लूज छोड़ दिया, यानी कि अथॉरिटेरियन रिजीम नहीं चलाया, ठीक है। अब देखो, यू मे वंडर दैट व्हाई द सोवियत यूनियन कोलैप्स्ड इन स्पाइट ऑफ गोर्बाचेव्स एक्यूरेट डायग्नोसिस ऑफ द प्रॉब्लम एंड हिज अटेम्प्ट टू इम्प्लीमेंट रिफॉर्म्स, है ना। Here is where the answers become more controversial and we have to depend on future historians to guide us better. कि यार इनके जो ये जो रिफॉर्म्स थे, ये थे तो काफी अच्छे, बट फिर भी कैसे यूएसएसआर टूट गया। तो मोस्ट बेसिक आंसर जो है, इट सीम्स टू बी दैट व्हेन गोर्बाचेव कैरिड आउट दिस रिफॉर्म्स एंड loosened the system, he set in motion forces and expectations that few could have predicted and became virtually impossible to control, राइट। कुछ सेक्शंस थे सोवियत यूनियन के, जो उनको लगता था कि भाई गोर्बाचेव जो है उसको थोड़ा और जल्दी काम करना चाहिए था, और वो इम्पेशेंट थे, ठीक है। तो इसीलिए उनको लगा गोर्बाचेव तो भाई गलत चीज करी इन्होंने। तो कुछ लोग सोचते थे कि भाई इतनी जल्दी इन्होंने सारा काम बदल दिया, कुछ सोचते थे थोड़ा स्लो करना चाहिए था, कुछ सोचते थे थोड़ा ज्यादा काम करना चाहिए था। तो इस वजह से इनकी जो इमेज है वो ज्यादा अच्छी नहीं थी सोवियत यूनियन में। फिर जो मेंबर्स थे कम्युनिस्ट पार्टी के, वो सोचते थे कि भाई गोर्बाचेव बहुत जल्दी चल रहे हैं, मतलब ही इज वर्किंग टू क्विकली। तो ये टग ऑफ वॉर बेसिकली आपकी चल रही थी, ये आप जरूर लिख के आना एग्जाम में, टग ऑफ वॉर। कि भाई जो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स थे वो बेसिकली सोच रहे थे बहुत जल्दी रिफॉर्म कर दिया इसने, और जो वहां के लोग थे वो सोच रहे थे यार इतनी स्लो स्लो क्यों रिफॉर्म कर रहे हो, हम तो इम्पेशेंट, वो इम्पेशेंट हो रहे थे कि हमें तो जल्दी रिफॉर्म चाहिए थे अपने देश में। तो टग ऑफ वॉर की सिचुएशन बन गई थी कि कोई कह रहा है जल्दी रिफॉर्म्स कर रहे हैं, ये कोई कह रहा है ये आराम से रिफॉर्म कर रहा है। तो ये दिक्कत थी, उसकी वजह से उनका जो सपोर्ट है वो हर तरफ से चले गया, है ना। इवन दोज हु वर विद हिम दे बिकेम डिसइल्यूशन्ड एज दे फेल्ट दैट ही डिड नॉट एडिक्वेटली डिफेंड हिज ओन पॉलिसीज। अब गोर्बाचेव का सपोर्ट चले गया, वो डिफेंड भी नहीं कर पा रहे थे देश में, तो जो इनके सपोर्टर्स थे वो भी छोड़ के चले गए कि भाई डिफेंड नहीं कर पा रहा है अपनी पॉलिसीज को, ठीक है। All these might not have led to the collapse for Soviet Union, but for another development that surprised most observers and indeed many insiders. अब देखो, हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं कि कैसे डिसइंटीग्रेट हुआ, क्यों डिसइंटीग्रेट हुआ, ये तो पढ़ रहे हैं। पहला पॉइंट तो यही हो गया भाई रिसोर्सेस कहाँ लगा रहे हैं, दूसरा पॉइंट जो है इकोनॉमी खराब थी, तीसरा पॉइंट ऑर्डिनरी सिटीजन जो है वो और नॉलेजेबल बन रहे थे, तो एक पॉलिटिकल साइकोलॉजिकल शॉक था। अगला पॉइंट भाई सोवियत यूनियन जो है उसमें एक ही पार्टी रूल कर रही थी, तो स्टेगनेंट था ये एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल सेंस में। अगला पॉइंट करप्शन वगैरह यहाँ पे था।
अगला पॉइंट गोर्बाचेव के रिफॉर्म्स। ठीक है, गोर्बाचेव के रिफॉर्म्स अच्छे थे लेकिन वो टूट भी क्यों गए, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि टग ऑफ वॉर यहाँ पे चल रही थी। कोई सोच रहा था कि भाई ज्यादा फास्ट कर रहा है रिफॉर्म, कोई सोच रहा था बहुत स्लो रिफॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये दिक्कत थी और वो खुद को भी डिफेंड नहीं कर पा रहा था। इसके अलावा जो और भी चीज है जो कि आप यहाँ पर लिखी हुई है, ये इंपॉर्टेंट है, that surprised many outsiders and insiders, that was a rise of nationalism, कि बेसिकली राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड द डिजायर ऑफ सॉवरेनिटी। ये लोग चाहते थे कि भाई हमारा देश जो है सॉवरेन हो, इंक्लूडिंग योर रशिया और जो बाल्टिक स्टेट्स थी, एस्टोनिया, लातविया, लिथुनिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, ये जो बेसिकली कुछ देश हैं आपके, चाहते थे कि भाई सॉवरेन हमारा देश हो। ऐसा नहीं है हम देश तो यहाँ है, रूल हमारे ऊपर रशिया कर रहा है। बताया था ना 15 मेंबर का ग्रुप था यूएसएसआर, और हेड कौन था उनका, रशिया। तो वो ये नहीं चाहते थे, रशिया का ऑथोरिटेरियन रिजीम वो नहीं चाहते थे। तो इसकी वजह से भी यूएसएसआर का जो है डिसइंटीग्रेशन हुआ था। इस पे भी कुछ डिफरिंग व्यूज आ जाते हैं, कुछ डिफरेंस आ जाते हैं व्यूज में लोगों के। एक व्यू तो ये है कि जो नेशनलिस्ट और जो फीलिंग्स है were very much at work throughout the history of Soviet Union, and that whether or not the reforms that occurred, there would have been internal struggle within the Soviet Union. तो ये जो what if of history है ना, ये what if की बात करी जा रही है। ये what if का मतलब यहाँ पे ये है कि यार कई लोग ये बोलते हैं कि अगर ये इंटरनल रिफॉर्म्स, सॉरी जो एक गोर्बाचेव के रिफॉर्म्स हैं, अगर ये ना भी होते तो ये इंटरनल स्ट्रगल तो चल ही रहा था सोवियत यूनियन से, थोड़ा लेट जो है आपका डिसइंटीग्रेशन हो जाता है इसका। तो ये व्हाट इफ ऑफ हिस्ट्री है, ये चीज हुई नहीं बट लोग सोचते थे यार ये हो सकती थी। और कुछ लोग सोचते थे तो जो गोर्बाचेव रिफॉर्म्स है उसकी वजह से जो ये नेशनलिस्ट डिससैटिस्फैक्शन है इतनी ज्यादा इंक्रीज हो गई कि रूलर उसको कंट्रोल नहीं कर पाए और फाइनली डिसइंटीग्रेशन हो गया। फाइन। सो ये बेसिकली आपका था कि क्या रीजंस थे इसके आपके डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, अब ये टाइमलाइन देख लो, क्वेश्चन तो नहीं आते यहाँ से। 1985 मार्च मिखाइल गोर्बाचेव जनरल सेक्रेटरी थे। 1988 जून इंडिपेंडेंस मूवमेंट बिगिन इन लिथुनिया, लेटर स्प्रेड टू एस्टोनिया एंड लातविया, डिक्लेयर्स द वार्सो पैक्ट। बर्लिन वॉल फॉल्स इन नवंबर, बर्लिन वॉल नवंबर में फॉल होती है, ये डेट याद रखनी है, जिनसे डेट याद करनी हो मैं हाईलाइट कर देती हूँ। ठीक है, तो ये बर्लिन वॉल वाली गोर्बाचेव स्टेप्स। ओके, सोवियत पार्लियामेंट का नाम ड्यूमा था, ये याद रख लेना। लिथुनिया जो है वो सबसे पहला मेंबर था आउट ऑफ 15 सोवियत रिपब्लिक्स टू डिक्लेयर इट्स इंडिपेंडेंस। एस्टोनिया, लातविया, लिथुनिया जो है उन्होंने नेटो ज्वाइन कर लिया था बाद में। डेट याद करने की जरूरत नहीं है, फैक्ट ध्यान रख लेना। ये बस इतना इंपॉर्टेंट है इसमें डेट्स। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन। जो कोलैप्स हुआ था सेकेंड वर्ल्ड का, बेसिकली यूएसएसआर का, जो सोशलिस्ट सिस्टम थे यूरोपियन ईस्टर्न यूरोप में, उनका जो आपका बेसिकली कोलैप्स हुआ था, इट हैड प्रोफाउंड कॉन्सिक्वेंसेज फॉर वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो ये लाइन काफी अच्छी है, इसको आप लिख लेना आंसर राइटिंग में, जब अगर पूछा जाए कॉन्सिक्वेंसेज क्या थे तो सेम लाइन छेप देना। तो जो कोलैप्स है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, सोवियत यूनियन का, सोशलिस्ट सिस्टम ऑफ ईस्टर्न यूरोप का, उसके जो है प्रोफाउंड कॉन्सिक्वेंसेज थे इन दी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, है ना। अब लेट अस नोट हियर थ्री ब्रॉड काइंड ऑफ एंड्योरिंग चेंजेस दैट रिजल्ट फ्रॉम इट। अब क्या चीजें हुई थी बेसिकली हम यहाँ पे देखेंगे, तीन रीजन। पहला रीजन, कोल्ड वॉर कॉन्फ्रंटेशन खत्म हो गई थी, कोल्ड वॉर खत्म हो गई थी। जो आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट था, ये बहुत अच्छी लाइन है। कोल्ड वॉर क्या था, बेसिकली एक आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट था। ठीक है, कि भाई यहाँ पे कम्युनिज्म फॉलो करते हैं, वो क्या कैपिटलिज्म फॉलो करते हैं, उनके बीच में डिस्प्यूट था, तो ये खत्म हो गया था। डिस्प्यूट इस चीज का था कि कौन सा सिस्टम जो है वो ज्यादा अच्छा है देश को चलाने के लिए, सोशलिस्ट या कैपिटलिस्ट। ठीक है, तो कोल्ड वॉर कॉन्फ्रंटेशन खत्म हो गई। उस टाइम पे आर्म्स रेस भी चल रही थी साथ साथ ही, किसके पास ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है, मिलिट्री किसकी ज्यादा अच्छी है। जो ये सारा कॉन्फ्रंटेशन है उसका एंड हो गया, जो ये आर्म्स रेस थी उसका एंड हो गया। बेसिकली पीस जो है थोड़ी बन ऑब्वियसली बनती जब इसके डिसइंटीग्रेशन के बाद, कोल्ड वॉर तो खत्म है तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में थोड़ी सी पीस बन जाती है इससे। दूसरा रीजन था कि पावर रिलेशंस। पहला पॉइंट तो समझ में आ गया कि भाई वर्ल्ड वॉर कॉन्फ्रंटेशन जो थी वो बेसिकली एंड हो गई थी। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, दैट जो वर्ल्ड वॉर कॉन्फ्रंटेशन है वो खत्म हो गई थी। दूसरा पॉइंट है
कि जो पावर रिलेशंस है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, वो चेंज हो गया था, राइट? ऑब्वियस सी बात है, एंड ऑफ कोल्ड वॉर जो है, it left only two possible possibilities. Either the remaining सुपर पावर will be dominant, यानी कि जो यूएसए है वही सुपर पावर बना रहेगा, यूनिपोलर सिस्टम होगा कि भाई पूरी वर्ल्ड में एक ही पावर है, जो डिफरेंट कंट्रीज है, जो डिफरेंट प्लेयर्स है, वो इंटरनेशनल सिस्टम में आ जाएंगे और वो कहीं ना कहीं पावर जो है अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर कहलाएंगे, कि हाँ ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूएसए ही सोल सुपर पावर है, ठीक है? बाकी जो देश हैं धीरे धीरे, बाकी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं जैसे कि यूरोपियन यूनियन, एशियान, चाइना अगर बात करें, जापान, इसराइल, साउथ कोरिया, इन सब की बात करें, इंडिया, तो क्या ये ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर बनेंगे? तो एक क्वेश्चन बेसिकली बना था कोल्ड वॉर के बाद, ठीक है? अब ये जो ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर है इसको आप पढ़ते हो अपनी बुक में, आई गेस थर्ड चैप्टर है न्यू बुक में, राइट? अब जो, ठीक है, थोड़े टाइम तक तो ऐसा सिस्टम था कि भाई यूएसए जो है वही सोल सुपर पावर था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, डोमिनेंट इकोनॉमिक सिस्टम इंटरनेशनली बन गया था, वर्ल्ड बैंक बन रहा था, IMF बन रहा था, and it became powerful advisors to all these countries since they gave them loans for their transitions to capitalism. Basically क्या हो रहा था, यूएसए के जीतने के बाद, डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर के बाद जो देश है, जैसे कि अब इंडिया की बात करो, इंडिया ने 1991 में कैपिटलिज्म को अडॉप्ट कर लिया था। सिमिलरली चाइना की बात करो, 1978 में ये रिफॉर्म्स लेके आए थे अपने देश में चाइना वाले, कि पहले ये सोशलिज्म को फॉलो कर रहे हैं, कमांड इकोनॉमी को फॉलो कर रहे हैं, फिर ये शिफ्ट किस पे हो गए, कैपिटलिज्म को। तो जो देश है उनके लिए कैपिटलिज्म जो है वो एक अच्छी चीज दिख रही थी, डोमिनेंट इकोनॉमिक सिस्टम इंटरनेशनली बन रहा था कैपिटलिज्म, और कैपिटलिज्म जो है आइडियोलॉजी किसकी थी, यूएसए की, ठीक है? और जो ये इंस्टीट्यूशन थे, वर्ल्ड बैंक, IMF, ये लोन्स दे रहे थे देश को कि भाई हाँ आप भी कैपिटलिज्म लेके आओ। जैसे हम इंडिया की अगर बात करते हैं तो 1991 के टाइम पे हमारे यहाँ पे क्या था, फाइनेंशियल क्राइसिस थे, फॉरेक्स रिजर्व के क्राइसिस थे, और वर्ल्ड बैंक के कहने पे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के कहने पे हमने शिफ्ट किया था ना कैपिटलिज्म पे, समझ रहे हो? डेमोक्रेसी जो है वो एक बेस्ट वे बन रहा था इंटरनेशनली कि भाई हाँ डेमोक्रेसी जो है वो ज्यादा अच्छी है, जैसे कि यूएसए में है, ठीक है? तो एक तो ये चीज थी आपकी सेकंड पॉइंट, कि पावर रिलेशंस वर्ल्ड पॉलिटिक्स में चेंज हो रहे थे। तीसरा पॉइंट अगर आप बात करो तो तीसरा पॉइंट था कि द एंड ऑफ सोवियत यूनियन, जो सोवियत ब्लॉक था उसको एंड हो गया, इसका मतलब और भी न्यू कंट्रीज बन गई, भाई 15 कंट्रीज थी उसके अंदर, अब रशिया अकेली रह गई, और जो बाकी है वो सारे क्या बन गए, ठीक है? रशिया अकेली है, बाकी जो सारी देश है वो सारे इंडिपेंडेंट बन गए ना। तो जो ये सारी कंट्रीज इनकी खुद की एस्पिरेशन थी, खुद की चॉइसेस थी, सम ऑफ देम स्पेशली और बाल्टिक और ईस्ट यूरोपियन स्टेट्स, वो कहाँ जुड़ गई, नेटो में। और नेटो किसका पैक्ट था, आपका यूएसए का। जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज थी, दे वांटेड टू टेक एडवांटेज ऑफ देयर ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड कंटिन्यू देयर क्लोज टाइज विद रशिया एंड आल्सो टू एस्टैब्लिश देयर टाइज विद वेस्ट, यूएस, चाइना एंड अदर्स। तो इंटरनेशनल सिस्टम जो है उसमें न्यू न्यू प्लेयर्स इमर्ज हो रहे थे, अपनी खुद की आइडेंटिटी के साथ स्टेट्स बन रही थी, खुद की इंटरेस्ट, खुद की इकोनॉमिक पॉलिटिकल डिफिकल्टीज को देखते हुए स्टेट्स बन रही थी, राइट? तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में चेंज आ रहा था। तो बेसिकली ये 3 पॉइंट है जहां अगर देखेंगे डिसइंटीग्रेशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, क्वेश्चन आता है तो ये 3 पॉइंट ये आपको छाप के आने हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड्स बता दिए, ये लाइन बहुत अच्छी है, आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट वाला टर्म जो है वो बहुत अच्छा है, जो पावर रिलेशंस एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो है ये चेंज हो रही थी, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दैट ये वाला लिख सकते हो आप, ये वाली लाइन इसमें, कि भाई यूएसए जो है सोल सुपर पावर बन गया था आपका, ठीक है? उसके अलावा जो है आप ये वाली लाइन भी लिख सकते हो कि बैक्ड बाय द पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ यूएसए। सबको लग रहा था कि सोल सुपर पावर यूएसए है, तो उसकी वजह से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है इट वाज नॉट द डोमिनेंट इकोनॉमिक सिस्टम इंटरनेशनली। ओके, सो दिस वाज ऑल। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज शॉक थेरेपी इन पोस्ट कम्युनिस्ट रिजीम्स, ठीक है? कम्युनिज्म का कोलैप्स हो गया and it was followed in most of the countries by a painful process of transition from an authoritarian socialist system to a democratic capitalist system. तो भाई जो यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था वहां पे पहली कैसी कंट्रीज थी, अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम वहां पे था, ये शिफ्ट कर रहे थे डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम में, वो शिफ्ट करने में इन्हें काफी दिक्कत आई थी इस ट्रांजिशन प्रोसेस में, राइट? अगर हम मॉडल ऑफ ट्रांजिशन इन रशिया, सेंट्रल एशिया एंड ईस्ट यूरोप that was influenced by World Bank and IMF, उसको हम कहते थे शॉक थेरेपी। तो शॉक थेरेपी की डेफिनेशन समझ में आई? जो ये ट्रांजिशन हो रहा था ना सोशलिस्ट सिस्टम से कैपिटलिस्ट सिस्टम में, which was
backed by या influenced by वर्ल्ड बैंक एंड IMF। बेसिकली कहाँ हो रहा था ये मोड ऑफ ट्रांजेक्शन? रशिया में, ईस्ट यूरोप कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में और ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज में और सेंट्रल एशिया में। तो इसको हम बोलते थे शॉक थेरेपी। ठीक है, अब हर देश में शॉक थेरेपी की इंटेंसिटी अलग अलग थी, उसकी स्पीड अलग अलग थी। ठीक है, लेकिन जो डायरेक्शन और फीचर्स थे वो सिमिलर थे। भाई किसी में शॉक थेरेपी तेजी से हो रही है, किसी में धीरे धीरे हो रही है, किसी में ज्यादा इंटेंस रूल्स है, किसी में कम इंटेंस रूल्स है। ठीक है, तो जो इंटेंसिटी है और जो स्पीड है अमंग द सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज वो अलग अलग थी, लेकिन जो डायरेक्शन और फीचर्स थे वो सिमिलर थे कि भाई इन लोगों को टोटल शिफ्ट करना है किसमें, कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। राइट, प्राइवेट ओनरशिप है वो लेके आनी है। जो डोमिनेंट पैटर्न था बेसिकली आपका, पहले जो पैटर्न था डोमिनेंट पैटर्न किसका था? स्टेट का था, वो खत्म कर रहे थे ये लोग, प्राइवेट ओनरशिप को लेके आ रहे थे, प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट एसेट्स कर रहे थे, कॉर्पोरेट ओनरशिप पैटर्न जो है वो आ रहे थे, कलेक्टिव फार्म्स जो है उनको रिप्लेस कर रहे थे प्राइवेट फार्मिंग से, कैपिटलिज्म लेके आ रहे थे एग्रीकल्चर में भी। ठीक है, तो दिस ट्रांजिशन रूल्ड आउट एनी ऑल्टरनेट और थर्ड वे अदर देन स्टेट कंट्रोल्ड सोशलिज्म और कैपिटलिज्म। यानी कि अब सिर्फ आपका एक तीसरा तरीका और आ गया था इकोनॉमी को चलाने का अपार्ट फ्रॉम कैपिटलिज्म या सोशलिज्म, और वो था मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, अब देखो ये आपको दे रखा है मैप ऑफ सेंट्रल ईस्टर्न यूरोप एंड द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट नेशंस। तो ये वर्ल्ड मैप पे आपको दिख रहा होगा, ये रशिया है, जो सारे मेंबर्स हैं ये आपका कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया, टर्की, बुल्गारिया, रोमानिया, मोल्दोवा, यूक्रेन, बेलारूस, सर्बिया, मॉन्टेनिग्रो, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बॉस्निया हर्जेगोविना, कोसोवो, अल्बानिया, मैसिडोनिया। ये सारे क्या थे? आपके यूएसएसआर के ही आपके कंट्रीज थी, यूएसएसआर के पार्ट से, यूएसएसआर की ग्रुप स्टेट थी। ठीक है, तो बेसिकली अभी हम पढ़ रहे हैं शॉक थेरेपी क्या थी। ठीक है, तो डेफिनेशन समझ में आ गई, ये पॉइंट समझ में आ गई भाई स्पीड और इंटेंसिटी अलग थी, डायरेक्शन फीचर्स सेम थे, फीचर्स क्या थे थोड़े बहुत वो बता दिए। थर्ड वे जो है वो एक बनता आ रहा था। शॉक थेरेपी जो है इट ऑल्सो इन्वॉल्व ड्रास्टिक चेंज, तो इंटरनल चीजें चल रही थी कि इनके इंटरनल रिफॉर्म्स कैसे होंगे, इंटरनल इकोनॉमी कैसी होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे ड्रास्टिक चेंज लाया गया था इन द एक्सटर्नल ओरिएंटेशन ऑफ दीज इकोनॉमीज। ठीक है, एक्सटर्नल ओरिएंटेशन जो है उसमें भी चेंज लाया गया था। डेवलपमेंट जो है देश के वो ट्रेड कर रहे थे, फॉरेन ट्रेड कर रहे थे, एफडीआई फ्री ट्रेड रिजीम यहाँ पे आ रहा था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आ रही थी। दैट वर द मेन इंजन ऑफ चेंज। ध्यान रखना है, क्वेश्चन आ जाता है या आप आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हो कि भाई शॉक थेरेपी जो है उसका जो जो बेसिकली डेवलपमेंट हो रही थी और उसके जो मेन इंजन थे वो क्या थे? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फ्री ट्रेड रिजीम। ठीक है, ओपननेस हो रही थी फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, डीरेगुलेशन, करेंसी कन्वर्टिबिलिटी, ये सारा वही है जो एलपीजी में बेसिकली होता है, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन। ठीक है, फाइनली ट्रेड अलायंस, ब्रेकअप ऑफ द एग्जिस्टिंग ट्रेड अलायंस इन द कंट्रीज ऑफ सोवियत यूनियन, वो टूट गया था। Each state from bloc was now linked directly to the west, not to each other in the region. They were to be gradually absorbed into the western economic system. Western capitalist states now become the leaders and thus guided and control the economic development of the region through various agencies and organizations. Example क्या दोगे इसका? वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ लोन्स वगैरह देते हैं वो आज भी सारे देशों को, अगर कोई दिक्कत आती है तो शॉक थेरेपी क्या है समझ में आ गया। अब हम देखते हैं जरा what were the consequences of your shock therapy। आगे देखते हैं। ओके, कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे शॉक थेरेपी की? तो शॉक थेरेपी एडमिनिस्ट्रेटेड इन द 1990s, इट डिड नॉट लेट द पीपल इनटू द प्रॉमिस्ड यूटोपिया ऑफ मास कंजम्पशन। यूटोपिया क्या होता है भाई? कोई आइडियल स्टेट आप मान लेते हो तो, ठीक है, उसको हम यूटोपिया बेसिकली कहते हैं। इसमें क्या चीज थी? लोग जो है इनको लग रहा था कि यार एकदम से चेंज आ जाएगा देश में और एकदम से मास कंजम्पशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब कुछ नहीं हुआ। जनरली इट ब्रॉट रूइन टू द इकोनॉमीज। हुआ सब कुछ उल्टा। लोग सोच रहे थे डेवलपमेंट हो जाएगी बट हुआ बिल्कुल उल्टा। इकोनॉमीज जो है वो खराब हो गई। रशिया में अगर हम बात करें तो लार्ज स्टेट कंट्रोल्ड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कोलैप्स हो गया था। 90% ऑफ इट्स इंडस्ट्रीज वर पुट अप टू सेल टू प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज। रिस्ट्रक्चरिंग जो हो रही थी इट वॉज कैरिड आउट थ्रू मार्केट फोर्सेस एंड नॉट बाई गवर्नमेंट डायरेक्टेड इंडस्ट्रियल पॉलिसीज। तो उसकी वजह से जो है बहुत ही खराब सिस्टम यहाँ पे लोगों को झेल रहा था। डेवलपमेंट तो नहीं हो रही थी, दिक्कतें और बढ़ गई थी। एंड इसको कहते हैं लार्जेस्ट गार्बेज सेल इन द हिस्ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है भाई, इसे ध्यान रख लेना। ठीक है, बेसिकली क्या होगा जो इतनी ज्यादा दिक्कत लिख के आना है आंसर में,
इतनी सारी दिक्कत यहाँ पे हो गई थी, इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट नहीं हो रही थी, तो क्या करा जा रहा था भाई, इंडस्ट्रीज को जो है वो बेचा जा रहा था टू प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज, और वो इंडस्ट्रीज बहुत वैल्यूएबल इंडस्ट्रीज थी और उनको बहुत सस्ते रेट पे बेचा जा रहा था इनको, तो इसे कहते हैं लार्जेस्ट गार्बेज सेल इन द हिस्ट्री, राइट? इवन the citizens there, they were given vouchers to participate in the sales, and most citizens sold their vouchers in the black market because they needed the money. भाई इंडस्ट्रीज को बेच रहे थे, सिटीजन्स के पास वाउचर्स थे पार्टिसिपेट करने में सेल के लिए, तो कई लोग ऐसे थे जिनको वाउचर्स नहीं मिले और वो इंडस्ट्रीज को खरीदना चाहते थे, और जिनके पास वाउचर थे उन्होंने इन लोगों को वाउचर्स बेच दिए ब्लैक मार्केट में और पैसे कमा लिए, उनकी पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत थी। जो रूबल है रशियन करेंसी, उसकी जो वैल्यू है बहुत ज्यादा कम हो गई थी, महंगाई यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, लोगों की सेविंग्स खत्म हो गई थी, कलेक्टिव फार्म सिस्टम डिसइंटीग्रेट हो गया, तो उसकी वजह से फूड सिक्योरिटी की खत्म हो गई थी यहाँ पे, तो रशिया ने स्टार्ट कर दिया फूड को इम्पोर्ट करना, ठीक है? तो जो ओल्ड ट्रेडिंग स्ट्रक्चर था वो टूट गया, कोई ऑल्टरनेट था ही नहीं भाई, करे क्या, ये सब कुछ खराब हो गया। आपका पॉइंट देख रहे हो आप, मास कंजम्पशन का यूटोपिया फुलफिल नहीं हो पाया, ठीक है? इंडस्ट्रीज कोलैप्स हो गई, लार्जेस्ट गार्बेज सेल इन द हिस्ट्री हो गई, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज खराब चल रही थी, ब्लैक मार्केट में पैसे बेचे गए हैं, रूबल की वैल्यू कम हो गई, सेविंग्स खत्म हो गई लोगों की, महंगाई बढ़ गई, फूड सिक्योरिटी खत्म, फूड इंपोर्ट कर रहे हैं, सोशल वेलफेयर सिस्टम पहले सब कुछ हट गया, क्योंकि भाई जब प्राइवेटाइजेशन आपने कर दी यहाँ पे, और मैंने तुम्हें बताया था स्टार्टिंग में भी, यूएसएसआर जो है वो सब्सिडी देता था लोगों को एजुकेशन पे, हेल्थ पे, तो ये सब्सिडी हट गई थी, तो उसकी वजह से पॉवर्टी यहाँ पे बढ़ गई, ठीक है? तो प्राइवेटाइजेशन की वजह से डिस्पैरिटीज हो गई, तो बेसिकली रिच और पुअर लोगों में रिजीम जो है, रीजन्स जो है वो डिवाइड हो गए थे, देयर वाज नाउ ग्रेट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बिटवीन पीपल, construction of democratic institutions was not given the same attention and priority as demand of economic transformation. कॉन्स्टिट्यूशन जो है सारे कंट्रीज के, बेसिकली रशिया की भी अगर आप बात करो तो वो हर बहुत जल्दी जल्दी बनाए गए थे, हरी में बनाए गए थे, कि भाई जो प्रेसिडेंट है उसको बहुत ज्यादा पावर दे दी थी, और पार्लियामेंट बेसिकली वहां पे वीक थी। सेंट्रल एशिया की बात करें, जो प्रेसिडेंट है उन्होंने अपने आप को पावर दी थी, अथॉरिटेरियन रूल बना रहे थे, जैसे कि प्रेसिडेंट है तुर्कमेनिस्तान के, उज्बेकिस्तान, उन्होंने खुद को ही पावर दे रखी थी, क्योंकि पहले हम 10 साल के लिए पावर में है, दोबारा उस 10 साल को और एक्सटेंड कर दिया, कोई अपोजिशन वहां पे नहीं चल रहा था, जुडिशियल कल्चर, इंडिपेंडेंस जुडिशरी कुछ भी यहाँ पे नहीं था अभी तक इन देशों में। और जो मोस्ट ऑफ दीज इकोनॉमीज है, दीज का मतलब यहाँ पे क्या है, जो आपके यूएसएसआर का पार्ट था, स्पेशली रशिया, ये जो है फिर इनका रिवाइवल जो है वो स्टार्ट होगा 2000 में, इनके इंडिपेंडेंस के 10 साल बाद। और रीजन क्या था, एक्सपोर्ट ऑफ नेचुरल गैसेस लाइक ऑयल, ये जो है एक्सपोर्ट करते थे नेचुरल गैस को, आज भी यूरोप की जो गैस सप्लाई है वो कहाँ से जाती है, रशिया से तो जाती है, तो यहाँ से इनको पैसे मिलने स्टार्ट हुए। अजरबैजान, कजाकिस्तान, रशिया, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान मेजर ऑयल और गैस प्रोड्यूसर्स थे। जो बाकी कंट्रीज हैं, दे हैव गेन्ड बिकॉज जो ऑयल पाइपलाइंस है वो उनकी टेरिटरी से जाती थी, उनको रेंट मिलता था, तो जो ये इकोनॉमीज थी उनको रिवाइवल कैसे हुआ? पहला पॉइंट तो यही आ गया कि भाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे थे बेसिकली नेचुरल रिसोर्सेज का, कौन कौन से देश, अजरबैजान, कजाकिस्तान, रशिया, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। और जो बाकी देश है जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, और उनके देशों में से ऑयल पाइपलाइन के वाली जो है पास हो रही है, तो उनको रेंट मिलता था, कई जगह मैन्युफैक्चरिंग जो है वो रीस्टार्ट हो गई थी, ठीक है? सो दिस वाज ऑल व्हाट योर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ योर शॉक थेरेपी, ठीक है? तो एज अ रिजल्ट शॉक थेरेपी, about half of Russia's 1500 banks and other financial institutions went bankrupt. जो इमेज है ये बेसिकली इनकॉम बैंक की है, एमसीक्यूज में आ सकता है मे बी। इनकॉम बैंक जो है वो रशिया का सेकंड लार्जेस्ट बैंक है, जो कि 1998 में बैंकरप्ट हो गया था। एज अ रिजल्ट 10,000 कॉर्पोरेट प्राइवेट स्टेक होल्डर्स की जो मनी थी इट वॉज लॉस्ट अलॉन्ग विद द मनी केप्ट इन द बैंक बाय द कस्टमर्स, ठीक है? अब नेक्स्ट टॉपिक है जो हम देखेंगे, that is tensions and conflicts. Tensions and conflicts. So most of the former Soviet republics are prone to conflicts. Civil wars वहाँ पे चल रही थी, insurgencies वहाँ पे चल रही थी. Complicating the picture is growing involvement of outside powers. रशिया में 2 रिपब्लिक्स थे आपके, डगेस्तान और चेचनिया, याद रखना है आपको ये। हम पढ़ रहे हैं टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, जो फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स थे, इनमें कॉन्फ्लिक्ट, सिविल वॉर वगैरह चल रही थी, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं रशिया के बारे में, कि भाई 2 रिपब्लिक से चेचनिया और दागिस्तान,
यहाँ पे वॉयलेंट सेसेशनिस्ट मूवमेंट थी कि भाई ये चाहते थे कि हम जो है अलग इंडिपेंडेंट नेशंस बन जाएं, ठीक है। और मॉस्को ने, रशिया ने फिर क्या किया इनके खिलाफ, मिलिट्री बॉम्बिंग्स कर दी, जिसकी वजह से ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ, ठीक है। तो इन लोगों को लगा कि भाई हमें तो इंडिपेंडेंस और चाहिए, तो इनकी इंडिपेंडेंस लेने की जो इच्छा थी वो और बढ़ गई, ठीक है। दूसरा टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट हम पढ़ते हैं सेंट्रल एशिया का, एग्जाम्पल तजाकिस्तान, जहाँ पे जो है सिविल वॉर हुई थी, 10 साल के लिए चली थी और 2001 में जाके खत्म हुई है। जो ये रीजन था वहां पे सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट था, ठीक है। सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है कि भाई दो सेक्ट है, जैसे बोलना तो नहीं चाहिए और चलो इंडिया में से आप कह सकते हो दो रिलीजन्स के बीच में अगर कुछ लड़ाई वगैरह हो रही है, राइट, उस टाइप का समझ सकते हो आप। सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट था इसमें सेंट्रल एशिया में, तजाकिस्तान में। तीसरा टेंशन कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अजरबैजान का जो प्रोविंस था आपका, ठीक है, नागोर्नो काराबाग का। यहाँ पे जो लड़ाई चल रही थी अजरबैजान में, वो लोकल अर्मेनियंस के बीच में चल रही थी। जो लोकल अर्मेनियंस है, दे वांट टू ससीड, यानी कि वो अजरबैजान को छोड़कर अर्मेनिया जाना चाहते थे। चौथा कॉन्फ्लिक्ट पढ़ते हैं जॉर्जिया का, डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस केम फ्रॉम टू प्रोविंसेस, जिसकी वजह से सिविल वॉर यहाँ भी चल रही थी। उसके बाद आपका मूवमेंट्स थी अगेंस्ट एग्जिस्टिंग regimes इन योर किर्गिस्तान, यूक्रेन एंड जॉर्जिया। तो देख रहे हो कितने ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स और टेंशंस जो है इन देशों में चल रही थी, है ना। कंट्रीज एंड प्रोविंसेस आर फाइटिंग ऑल रिवर वाटर्स के ऊपर लड़ रहे थे। इंस्टेबिलिटी इन देशों में थी, तो इट मेड लाइफ डिफिकल्ट फॉर द ऑर्डिनरी सिटीजन्स। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स की बात करें अगर हम, तो भाई वो जो एरियाज है वहाँ पे वास्ट हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज है, जिसकी वजह से उनको इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है। सेंट्रल एशिया जो है जोन बन गया था बेसिकली ऑफ कॉम्पिटिशन बिटवीन पावर्स एंड ऑयल कंपनीज, क्योंकि यहाँ पे ऑयल जो है बहुत ज्यादा है। तो जो अगला रीजन है, जो ये सेंट्रल एशियन रीजन है, इट इज नियर टू रशिया, चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड इट इज क्लोज टू वेस्ट एशिया। तो ये बेसिकली यहाँ पर भी जो है टेंशंस थी सेंट्रल एशियन रीजन में। यहाँ पे टेंशन किनके बीच में थी, बिटवीन योर बेसिकली आउटसाइड पावर्स एंड द ऑयल कंपनीज, ठीक है। आफ्टर 11 सितंबर 2001 यूएस वांटेड मिलिट्री बेसेस इन रीजन, इस रीजन में यूएस चाहता था कि भाई हमारे मिलिट्री बेसेस यहाँ पे हो, and it paid the governments of all Central Asian states to hire bases and to allow airplanes to fly over their territory during the wars in Afghanistan and Iraq। भाई ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट था सेंट्रल एशिया में, क्योंकि ऑयल यहाँ पे बहुत ज्यादा है, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है। तो भाई यूएसए, यूएसएसआर, रशिया बेसिकली उस टाइम पे दोनों चाहते थे कि यार हम ना इस पर अपना रूल बना के रखें, अपना कंट्रोल बना के रखें। तो उसके कॉन्सिक्वेंस में यूएसए ने क्या किया, ठीक है। हाउएवर रशिया परसीव दिस स्टेट एज नियर अब्रॉड, रशिया भी तो कुछ करेगा भाई, इसने कुछ करा तो रशिया भी कुछ करेगा, या रशिया ने कुछ करा तो यूएसए भी कुछ करेगा। तो रशिया बोलता है कि भाई ये तो हमारी नियर अब्रॉड स्टेट है और ये रशियन इन्फ्लुएंस के नीचे होनी चाहिए, क्योंकि भाई यहाँ सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, यहाँ पर रशिया आ जाता है, तो रशिया इसको नियर अब्रॉड बुलाता है। नियर अब्रॉड जो टर्म है ये ऑब्वियसली आप एग्जाम में यूज कर सकते हो, नियर अब्रॉड। चाइना जो है उसके भी यहाँ पे इंटरेस्ट है, ठीक है। ओके, तो देखते हो कितना इंपॉर्टेंट रीजन है, कितने ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली जो है आपके यहाँ पर भी चल रहे हैं, किसमें, आपके इसमें क्या बात करते हैं, सेंट्रल एशियन रीजन में, ठीक है। रिकॉर्डिंग रुक तो नहीं गई है, नहीं, ओके। ईस्टर्न यूरोप की बात करें, चेकोस्लोवाकिया जो है वो स्प्लिट हो गया था दो नेशंस में, चेक्स और स्लोवाक्स में, जो कि दो इंडिपेंडेंट कंट्रीज बन गई थी। उसके बाद अगला कॉन्फ्लिक्ट देखें तो भाई बाल्कन रिपब्लिक जो थी आपकी यूगोस्लेविया की, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। 1991 के बाद इट ब्रोक अपार्ट फ्रॉम सेवरल प्रोविंसेस लाइक क्रोएशिया, स्लोवेनिया एंड बॉस्निया हर्जेगोविना डिक्लेयरिंग इंडिपेंडेंस। तो उसके बाद यहाँ पे क्या चल रहा था, बेसिकली बाल्कन जो रीजन था, यूगोस्लाविया जो बेसिकली है ना वो सेपरेट हुआ था, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, बॉस्निया हर्जेगोविना से अपने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी थी। और यूगोस्लेविया में कुछ रहते थे आपके एथनिक सर्ब्स, उन्होंने इसको अपोज किया। और जो नॉन एथनिक बॉस्नियंस थे, एक मैसाकर हुआ था फिर इनके बीच में, ठीक है। नो, फिर नेटो ने इंटरवेन किया था, यूगोस्लेविया को बॉम्बिंग वगैरह करी थी यहाँ पे, और इंटर एथनिक सिविल वॉर जो है बेसिकली यहाँ पे चल रही थी। उसके बाद तो कॉन्फ्लिक्ट देखो आप कितने सारे यहाँ पे चल रहे हैं, राइट। अब देखते हैं
कि इंडिया जो है उसका क्या चल रहा था रशिया के साथ, यूएसएसआर के साथ। तो इंडिया जो है उसके गुड रिलेशंस थे पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज के साथ, स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशंस तो अभी भी है इंडिया के रशिया के साथ। तो देखो अगले चैप्टर में बेसिकली जो आपका ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर है वहां पे हम देखेंगे इंडिया चाइना रिलेशंस। इस चैप्टर में हम देखते हैं इंडिया रशिया रिलेशंस, कि जो रशिया के साथ हमारे रिलेशन है वो हमारे फॉरेन पॉलिसी का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जो इंडो रशियन रिलेशंस है, दे आर एम्बेडेड इन हिस्ट्री ऑफ ट्रस्ट एंड कॉमन इंटरेस्ट एंड मैच्ड बाय पॉपुलर परसेप्शन। जैसे कि जो इंडियन हीरोज है जैसे राज कपूर, अमिताभ बच्चन, वो वहाँ पे हाउस होल्ड नेम्स है रशिया में। हिंदी फिल्म्स, गाने वगैरह वहाँ पे हैं। इंडिया जो है इट इज अ पार्ट ऑफ पॉपुलर मेमोरी ऑफ द रशियंस। और इंडिया और रशिया दोनों चाहते हैं कि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर हो। मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर हो का मतलब ये होता है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही पावर हो, बाकी जो इंटरनेशनल सिस्टम है सेवरल पावर्स है उनका भी को एग्जिस्टेंस हो, कलेक्टिव सिक्योरिटी हो। कलेक्टिव सिक्योरिटी क्या होती है? अगर एक देश पर अटैक हुआ, इट रिगार्डेड एज अ थ्रेट टू ऑल कंट्रीज और कलेक्टिव रिस्पॉन्स वो चाहता है। ग्रेटर रीजनलिज्म, नेगोशिएटेड सेटलमेंट्स हो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स का, इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी हो सारे देशों के लिए, डिसीजन मेकिंग थ्रू बॉडीज लाइक यूएन, राइट। इंडो रशियन रिलेशनशिप अगर देखें तो बहुत स्ट्रांग है। 2001 में एक स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट साइन किया था हमने, बायलैटरल एग्रीमेंट। ठीक है, रशिया ऑल्सो जो है वो इंडिया को सपोर्ट करता है कश्मीर के इशू पे, एनर्जी सप्लाईज के इशू पे, और शेयरिंग इंफॉर्मेशन ऑन योर इंटरनेशनल टेररिज्म। एक्सेस टू सेंट्रल एशिया, बैलेंसिंग रिलेशन विद चाइना, सब जो है रशिया बेसिकली सपोर्ट करता है इंडिया को। रशिया जो है इट स्टैंड्स टू बेनिफिट फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, क्योंकि इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स मार्केट है रशिया के लिए। इंडिया की जो मिलिट्री है इट गेट्स मोस्ट ऑफ इट्स हार्डवेयर फ्रॉम रशिया। और इंडिया जो है वो ऑयल इंपोर्टिंग नेशन है और रशिया एक ऑयल एक्सपोर्टिंग नेशन है, तो रशिया इंडिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है, राइट। इंडिया जो है वो चाहता है कि उसके जो एनर्जी इंपोर्ट्स हैं वो रशिया से बढ़े, और जो कजाकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान जो है उससे भी बढ़े। ठीक, कॉर्पोरेशन जो है रिपब्लिक्स के बीच में, इट इंक्लूड्स पार्टनरशिप एंड इन्वेस्टमेंट इन ऑयल फील्ड्स। रशिया इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट्स एंड असिस्टेड इंडिया स्पेस इंडस्ट्री बाय गिविंग फॉर एग्जांपल द साइक्रोजेनिक रॉकेट व्हेन इंडिया नीडेड इट। रशिया एंड इंडिया हैव कोलैबोरेटेड ऑन वेरियस साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स। तो काफी सही रिलेशन है रशिया के साथ हमारे। 1971 की ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप हमने साइन करी थी, जब इंडिया और पाकिस्तान वॉर हुई थी तब भी रशिया ने हमारी जो है हेल्प करी थी उस टाइम पे भी। ठीक है, ओके, ये पढ़ लेना, इतना इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं, एग्जाम में तो आएगा नहीं इसमें से कुछ। ये देख लेते हैं फ्लैशबैक इंडिया एंड द यूएसएसआर। तो कोल्ड वॉर एरा के टाइम पे इंडिया यूएसएसआर का जो है स्पेशल रिलेशनशिप था। जो क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं भाई इंडिया तो यूएसएसआर की पैक्ट को ज्वाइन करता है, बट ऐसा नहीं था। मल्टी डायमेंशनल रिलेशनशिप था हमारा, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल और मिलिट्री। कल्चरल अगर देखें तो हिंदी फिल्म्स और इंडियन कल्चर पॉपुलर था सोवियत यूनियन में। इंडियन राइटर्स और आर्टिस्ट जो है वो यूएसएसआर विजिट करके जा चुके हैं। मिलिट्री की बात करें तो इंडिया जो है मोस्ट ऑफ द मिलिट्री हार्डवेयर वहां से इंपोर्ट करता था यूएसएसआर से। एग्रीमेंट्स काफी हमने साइन कर रखे हैं इसके साथ। ब्रह्मोस मिसाइल एग्जांपल आप लिख सकते हो, जो कि एक कॉम्बिनेशन बेसिकली जॉइंट एक प्रोजेक्ट था आपका यूएसए और इंडिया, यूएसएसआर और इंडिया का, रशिया बेसिकली, रशिया और इंडिया का। पॉलिटिकल एक्सपेक्ट देखें तो कश्मीर इशू पे हमें वो सपोर्ट करता है, 1971 की वॉर में उसने हमें सपोर्ट किया था। ठीक है, इकोनॉमिक न्यूज देखें तो भाई जैसे कि रशिया ने जो है हमारे जो स्टील प्लांट्स हैं भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम में, और जो मशीनरी प्लांट्स हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, वहाँ पे रशिया ने जो है हमें सपोर्ट किया था, बेसिकली असिस्टेंस दी थी। ठीक है, सोवियत यूनियन जो है उसने इंडियन करेंसी को भी एक्सेप्ट कर लिया था फॉर ट्रेड व्हेन इंडिया वाज शॉर्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो रशिया के साथ हमारे काफी अच्छे रिलेशंस हैं। सो दिस वाज योर चैप्टर। अब इसको एक बार क्या करना, अच्छे से लाइन टू लाइन रीड कर लेना, और ये जो क्वेश्चंस दे रखे हैं ना इसमें, ये इसको रीड कर लेना। शॉक थेरेपी, देखो नोट्स बनाने की आपको बुक की ना जरूरत नहीं होती। कैसे, देखो मैं आपको समझाती हूँ। आपने चैप्टर को 6-7 बार पढ़ लिया एनसीईआरटी से, ठीक है, उसके बाद आपने रिवाइज कर रहे हो, आपने क्या खोला, बुक खोली, आपको पता है बर्लिन वॉर, बर्लिन वॉर सोचते हैं आपको ये सारे पॉइंट जो मैंने आपको पढ़ाए हैं वो याद आ जाने चाहिए। फिर आपने पढ़ा सोवियत यूनियन क्या था, तो जो सारे पॉइंट है आपको सारे के सारे पॉइंट जो है याद पता लग जाने चाहिए कि भाई क्या पॉइंट मतलब पढ़ाए थे मैंने आपको। फिर अगला पॉइंट आपके दिमाग में आना चाहिए, गोर्बाचेव ने क्या किया था और यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन कैसे हुआ इसकी पॉलिसीज से। फिर अगला पॉइंट अब ये हेडिंग देखो कि सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट, यही डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ गया तो कैसे लिखोगे। ठीक है, फिर अगला पॉइंट ये है कि अगर क्वेश्चन डायरेक्ट आपका आ जाता है कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे डिसइंटीग्रेशन के, तो उस पे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए सारे कि 3 पॉइंट्स थे। शॉक थेरेपी भी क्वेश्चन आ गया तो पता होना चाहिए शॉक थेरेपी क्या थी।
फिर क्वेश्चन आ जाए भाई कॉन्सिक्वेंसेस बता दो शॉक थेरेपी के, तो आपको वो पता होना चाहिए, उस पर क्वेश्चन अगर आज तो आप लिख सकते हो। टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट में बड़ा क्वेश्चन तो नहीं आएगा और छोटा क्वेश्चन आ सकता है, तो इसमें से आपको 6-7 कॉन्फ्लिक्ट याद होने चाहिए कि भाई इस एरिया में ये था, इस एरिया में ये था। इंपॉर्टेंट वर्ड्स, इंपॉर्टेंट लाइंस, अच्छी खासी लाइंस मैंने आपको बताई, जैसे कि नियर अब्रॉड, शॉक थेरेपी, पॉलिटिकल साइकोलॉजिकल शॉक, ये सब कुछ। ठीक है, फिर इंडिया रशिया रिलेशन पे क्वेश्चन आ सकता है, तो उसमें आप जरूरी नहीं है जो इसमें बुक में लिखा है वही लिखो, एक्स्ट्रा भी लिख सकते हो, जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल है आपका, रॉकेट सिक्रोजेनिक रॉकेट जो है दिया था, बेसिकली कलेक्टिव सिक्योरिटी पे हम काम करते हैं, और 1971 की फ्रेंडशिप ट्रीटी थी, बाइलेटरल एग्रीमेंट्स बहुत अच्छे हैं। रिसेंटली अभी 8 to 10 जुलाई मोदी जो है वहाँ गए हैं 2024, आज डेट क्या है, 9th है, कल गए थे बेसिकली, तो ये भी आप लिख सकते हो, उसमें क्या हो गया। ठीक है, सो दिस वाज योर चैप्टर एंड थैंक यू एवरीवन for your patience and cooperation.